आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, जो कि वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है। आप सभी लोग जानते हैं क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है। आप सैचुरेशन इस वर्ड को आप भली बातें ही जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, अब कोई भी काम करके थक जाते हैं, आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब ये बोर हो रहा है, चलो कहीं जाके घूम के आते हैं। सैचुरेट हो गया हूँ मैं इस काम को करते करते, कुछ चेंज चाहिए। जब भी आप ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि उस काम को करने की लिमिट, कैपेसिटी आपकी लगभग ख़त्म हो चुकी है या फिर ख़त्म ही हो चुकी है। बस अब इसके ऊपर अब नहीं काम हो सकता, अभी ब्रेक ले लेते हैं और कुछ टाइम पास कर लेते हैं और फिर फ्रेश होकर फिर से इस काम को करने में जुड़ जाते हैं। तो वो जो हम बोलते हैं कि नहीं अब सैचुरेट हो गया हूँ, इसका मतलब ये है कि उस दिन या फिर उस समय उस काम को करने की कैपेसिटी आपकी ख़त्म हो गई। इसी ही तरह किसी भी सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है। There is always a capacity for a solvent to dissolve a solute. एक स्पेसिफिक सोल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। जिस कैपेसिटी के ऊपर अगर हमने उसमें सोल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश की, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो जो कि क्यों ही रहेगी। The solute cannot dissolve beyond the capacity of a solvent to dissolve it. पर हाँ, उसके लिए एक कंडीशन होती है, वो होती है टेम्परेचर। और जो कैपेसिटी मैं बोल रहा हूँ, जिस कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशंस के बारे में, वो होती है सोल्यूबिलिटी। मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व ए पर्टिकुलर सॉल्यूट। नॉर्मली क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टलाइजेशन इस टर्म से रिलेटेड जो सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर। आप बोर्ड पे देख रहे हो, एक डायग्राम मैंने बना के रखी। I have drawn a diagram. It's a graphical representation of some quantities. Let me tell you which are those quantities. The abscissa, that is the x-axis, is temperature. The temperature is expressed in Kelvin. And the y-axis, that is ordinate, is the solubility of some salts. एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरणों के तौर पे मैंने कुछ सॉल्ट्स डायग्राम में दिखाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पोटेशियम हाइड्रेट एक है ऊपर से, द अनदर वन इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का एक दूसरा फॉर्म भी है, वो है हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, यानी कि वाटर जो कि सॉल्वेंट होता है सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए क्रिस्टल बनते समय, क्रिस्टलाइजेशन के समय थोड़ा सा वाटर उसमें रह जाता है। क्रिस्टल तो बन जाता है पर वाटर के साथ बनता है। ये अनहाइड्रेटेड क्रिस्टल है जिसमें वाटर नहीं है। क्रिस्टल बन गया है जिसमें कोई वाटर नहीं, विदाउट वाटर वो बन गया है, वो अनहाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड ये टर्म्स आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। ठीक है, एक और सॉल्ट है जो है मैंगनीज सल्फेट, वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म है, मोनोहाइड्रेट। इसको कहेंगे डेकाहाइड्रेट, इसको कहेंगे अनहाइड्रेटेड। और यह है सोडियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड और ये पोटेशियम सल्फेट। अब क्रिस्टलाइजेशन, ये जो हमने बोला है कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है, तो भाई मास कहाँ से ट्रांसफर होता है। अगर क्रिस्टलाइजेशन होनी है, इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन होना है। अब सॉलिडिफिकेशन कब होगा? या तो गैस से सॉलिड होगा या फिर लिक्विड से सॉलिड होगा। आमतौर पे हम क्रिस्टलाइजेशन, ये टर्म केमिकल इंजीनियरिंग में
मास ट्रांसपोर्टेशन में एक्वेस सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्वेस सॉल्यूशंस के क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे एक्वेस सॉल्यूशंस जिसमें कोई सॉल्ट डिसॉल्व हो एज अ सॉल्यूट। एग्जाम्पल हमने देखा तो क्या होता है, फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन मास ट्रांसफर हो जाता है सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का नहीं होता। सॉल्वेंट का भी होता है लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म वाले क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टलाइज हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो या फिर अनहाइड्रेटेड फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली हम सॉल्यूट का करें। तो फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन हमें उसी सॉल्यूशन में सॉलिड फॉर्म करना है। उसी सॉल्यूशन में का जो सॉल्यूट है, जो डिसॉल्व फॉर्म में है, लिक्विड है, उसको हमें सॉलिड बनाना है उसी सॉल्यूशन। तो फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन वो सॉल्यूट ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज। यहाँ से वहाँ वो मास ट्रांसफर होता है। वही अब ये सॉलिड बनता कैसे? तो सॉलिड बनता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ न्यूक्लिएशन और फिर वो ग्रो होता है। पहले उसका न्यूक्लिएशन होता है, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट सॉलिडिफाइज, जो कि एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसे अनेक न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उस क्रिस्टल का इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह होता है और फिर मास ट्रांसफर होते होते उस न्यूक्लियस पर डिपोजिशन होता है सॉल्यूट का, जो कि फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन ट्रांसफर हो रहा है उस न्यूक्लियस पर डिपॉजिट होकर। ये होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है सोल्यूबिलिटी। और उस ही सोल्यूबिलिटी को लेके ये डायग्राम बनाई जाती है, इसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व और इक्विलिब्रियम सोल्यूबिलिटी कर्व। देखते हैं, हम इस कर्व को समझ लेते हैं। आपकी ये बात तो समझ में आई कि फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, देखो इम्पॉर्टेंट है कि सोल्यूबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना चाहिए सबसे पहले, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने से पहले, समझने से पहले। और सोल्यूबिलिटी जैसे कि हमने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी होती है। तो चलो पढ़ लेते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व, जिसको बोलते हैं, दूसरा भी वर्ड है, दूसरी भी टर्मिनोलॉजी है जिसमें उसको बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम सोल्यूबिलिटी कर्व। देखते हैं, हमने बोला है कि वाई कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट ये है सोल्यूबिलिटी। ये सोल्यूबिलिटी कैसे एक्सप्रेस की जाती है मैं बोलता हूँ। सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड in terms of kg of solute per 100 kg of H2। इस टर्म में इस ऑर्डिनेट को ढाला गया, यानी कि सोल्यूबिलिटी जो भी होती है किसी भी सॉल्ट की, किसी भी सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में, वो एक्सप्रेस की जाती है इस टर्म में, केजी ऑफ सोल्यूट पर 100 kg ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो हम देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होती है और 100 तक खत्म होती है। और टेम्परेचर की रेंज हम देख रहे हैं 273, 330, 333, 352, 373। इसके आगे बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं कि 100 kg वाटर है तो मैक्सिमम हम उसमें 100 kg सॉल्ट ही डाल सकते हैं। 500 kg भी सॉल्ट 100 kg वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर।
वही तो हम देख रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्युबिलिटी के साथ क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी बढ़ रही मतलब क्या होगा, उस वाटर की कैपेसिटी बढ़ रही है पोटेशियम नाइट्रेट को डिजोल्व करने की। कैसे, देखो 313 केल्विन पर क्या होगा, 313 केल्विन पर जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम नाइट्रेट की वो कितनी है, 62.5, लगभग 62.5 पर 100 kg ऑफ वाटर। मतलब अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो, और सिस्टम का टेम्परेचर अगर 313 डिग्री केल्विन है, सॉरी केल्विन है, 313 केल्विन अगर टेम्परेचर है, तो ऐसे टेम्परेचर पे अगर पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको बनाना है तो ध्यान रहे कि 100 kg वाटर में केवल 62.5 kg पोटेशियम नाइट्रेट ही आप डिजोल्व कर पाएंगे। मतलब अगर आपके पास 200 किलो वाटर है तो उसमें आप मैक्सिमम कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व कर पाओगे या फिर कितने केजी पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप बना पाएंगे, मैक्सिमम की मैं बात करूँ। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर 313 केल्विन है, दिस इज द कंडीशन कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 313 केल्विन है और हमारे पास वाटर जो है वो है 200 किलो, और 313 केल्विन पर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 62.5, लगभग 62.5 पर 100 kg ऑफ वाटर 313 केल्विन पर। अब 313 केल्विन पर भी अगर हमारे पास 200 किलो वाटर है तो हम कितना भरेंगे उसमें हम डिजॉल्व कर पाएंगे 62.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 125। सो 62.5 के डबल हम उसमें डिजॉल्व कर पाएंगे या फिर उससे कम, लेकिन 200 किलो में 200 किलो वाटर में, चलो 100 किलो वाटर की बात कर लेते हैं। 100 किलो वाटर में हम मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर पाएंगे, कितना सॉल्यूट डाल पाएंगे हम, क्या ना ओनली 62.5 kg। उसके ऊपर अगर थोड़ा भी गया, मान लो 63 kg हमने डाल दिया, कोशिश कर ली हमने डिजॉल्व करने की, तो जो ऊपर का 0.5 kg है वो जैसे कि वैसे ही रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। That is how the solubility is expressed. That is how the concept of solubility can be explained and can be understood. Got it? अभी हम बात करते हैं दूसरे सॉल्ट की, जो है पोटेशियम क्लोराइड। आप देख रहे हैं इसका भी ट्रेंड वही है जो ट्रेंड KNO3 का है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, बोथ these salts increase with increasing temperature। और ऐसे हर सॉल्ट के साथ नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हो एक सॉल्ट है हमारे पास, मोनोहाइड्रेट मैंगनीज सल्फेट। क्या है, मोनोहाइड्रेट मैंगनीज सल्फेट। आप देख रहे हो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के बीच में उसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ है। यहाँ है मतलब कहाँ है, लगभग 65 समथिंग है, 62.5 और 75 के बीच में कहीं है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 350 आ गया, 373 आ गया, वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्सली सोल्यूबल है। क्या है, इन्वर्सली सोल्यूबल है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वहीं अगर KNO3 और पोटेशियम क्लोराइड की बात की जाए या फिर पोटेशियम सल्फेट की भी अगर बात की जाए तो वो भी इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये जो तीनों सॉल्ट है ये लीनियरली सोल्यूबल है, यानी कि डायरेक्टली सोल्यूबल है, पर ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है मैंगनीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट,
ये इन्वर्सली सोल्यूबल है, मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो। अब कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं कि जो वाटर को लेके ही क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बोला सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, इसमें वाटर है, क्रिस्टलाइजेशन तो हो गया, क्रिस्टल तो फॉर्म हो गया, पर उसको फिर भी वाटर है, वो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं है। देखो सोडियम सल्फेट जब डिजॉल्व फॉर्म में होता है तो वो सॉल्यूशन होता है। अगर सोडियम सल्फेट सॉलिड है पर उसमें वाटर है तो वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल बन गया, नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि वो सॉलिड है ना भाई, दैट इज सॉलिड। पर इसमें एक दिक्कत है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है हम सोडियम सल्फेट को वाटर में डाल रहे हैं। मान लो कि हमारे पास 100 kg वाटर है, हम उसमें डाल रहे हैं, टेम्परेचर है 313 केल्विन। अभी टेम्परेचर है सिस्टम का, वाटर का टेम्परेचर कितना है 313 केल्विन, नॉट 313 केल्विन, मान लो कि 273 केल्विन है या फिर 293 केल्विन है या फिर इसके बीच में है। There will be some value between these two, 273 and 293. इन दोनों के बीच में मान लो कि 280 केल्विन है। 280 केल्विन पे हमने क्या कर दिया, सोडियम सल्फेट को डाल दिया। सोडियम सल्फेट को डाल देने के बाद वो तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया। 293 पर हमने अगर इतना सोडियम सल्फेट डाला तो वो तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन अगर हमने 293 पर ही ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी सोडियम सल्फेट की, तो बचा हुआ सोडियम सल्फेट जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, ऐसा उसका मतलब है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी क्रिस्टल्स फॉर्म होने वाले हैं इस टेम्परेचर रेंज में, जो भी क्रिस्टल्स फॉर्म होने वाले हैं सोडियम सल्फेट के, वो डेकाहाइड्रेटेड होंगे। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, जो भी सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो अनहाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे। ये दिक्कत होती है कि जो इक्विलिब्रियम कर्व होता है या फिर सॉल्युबिलिटी डायग्राम होती है वो स्प्लिट हो जाती है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशंस में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाते हैं। तो यह है सॉल्युबिलिटी डायग्राम। अभी क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए कुल मिला के 3 तरीके हैं। मैं सॉल्यूशन टू क्रिस्टलाइजेशन इस ऑपरेशन के बारे में बात करूँगा। वैसे क्रिस्टलाइजेशन अनेक प्रकार के होते हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे मास ट्रांसफर ऑपरेशन में एज फार एज केमिकल इंजीनियरिंग आमतौर पर यूज़ होता है, वो है फ्रॉम सॉल्यूशन टू क्रिस्टलाइजेशन, एक्वेस सॉल्यूशन। अभी मान लो कि सिस्टम का टेम्परेचर 333 केल्विन है, कितना है 33। हाँ, मैं प्रकार के बारे में बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्यूशन टू क्रिस्टलाइज फॉर्म। पहला होता है बाय इवापोरेशन, वाटर को हीट करके इवापोरेट कर दिया जाए ताकि उस टेम्परेचर पे वो कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाए जहाँ पर वो मास क्रिस्टलाइज हो जाए। या फिर कूलिंग के साथ ऐसे हो सकता है। कूलिंग के साथ
देखो हमने कहा कि सोल्यूबिलिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड है, इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मान लो कि 333 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर अगर हमें पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाना है, हमने कितने सॉल्यूट डाले, मैक्सिमम सॉल्यूट हमने डाल दिए। मान लो कि 95 kg 100 किलो वाटर में हमने डाल दिया, टेम्परेचर कितना है 333, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी है। लेकिन अगर मैंने उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ठंडा कर दिया, कितना कर दिया 313 कर दिया, तो 313 केल्विन में कितनी कैपेसिटी है पोटेशियम नाइट्रेट की, वो है केवल 62.50। हमने डाले कितने हैं 95 के लगभग डाले हैं। तो ये जो भी डिफरेंस है उतना सारा क्रिस्टलाइज हो जाएगा बाय कूलिंग। ये होता है क्रिस्टलाइजेशन बाय कूलिंग में। समझ में आ गया? इवापोरेटिव कूलिंग में क्या होता है, हमें सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करना होता है। मतलब क्या करना होता है, देखो 313 केल्विन है टेम्परेचर और हमने 95 kg 100 kg वाटर में डाल दिया, क्या पोटेशियम नाइट्रेट को डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। मतलब अभी थोड़े समय के बाद टेम्परेचर पहुंच गया 373 केल्विन या फिर उससे ज़्यादा, उससे क्या हो गया कि वाटर इवापोरेट हो गया। अभी वाटर 100 किलो नहीं रहा, अभी वाटर कितना आ गया, मान लो कि 80 kg आ गया, कितना आ गया 80 kg। हमारा सॉल्युबिलिटी का क्या बोलता है कि 95 kg पोटेशियम नाइट्रेट 100 kg वाटर में सोल्यूबल है, पर 80 में नहीं। अगर वाटर की क्वांटिटी 120 हो जाती प्रॉब्लम नहीं था, 140 हो जाती, 100 के ऊपर कितनी भी हो जाती प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है, वाटर की क्वांटिटी अगर कम हो गई है तो 95 पर 100 kg ऑफ वाटर के हिसाब से जितना 80 किलो वाटर में सोल्यूट चाहिए उतना ही सोल्यूबल फॉर्म मिलेगा, ऊपर का सारा क्रिस्टलाइज हो जाएगा। दैट इज हाउ इवापोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वर्क्स। और थर्ड मेथड होती है बोथ इवापोरेटिव एंड कूलिंग मेथड, जिसमें कुछ इवापोरेट करना होता है, जिसमें कुछ कूलिंग करना होता है, और फिर हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप कि आपके समझ में आ गया है। तो हम आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइजेशन में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।